Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 37वें पार्ट पर और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक सिग्निफिकेंस ऑफ टाइपराइटर। और ये जो पार्ट है टाइपराइटर का लास्ट पार्ट भी होने वाला है। सो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। बेसिकली फोरेंसिक साइंस के एस्पेक्ट से टाइपराइटर का क्या यूज़ है तो उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें कि जो आपके टाइपराइटर रहते हैं या फिर टाइपराइटर से रिलेटेड एविडेंसेस होते हैं तो वो कौन कौन से एविडेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका टाइपराइटर से टाइप किया हुआ एक तो डॉक्यूमेंट ही हो जाएगा। उसके अलावा जो ओरिजिनल टाइपराइटर होता है वो टाइपराइटर होगा। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी कीज़ वगैरह अवेलेबल होती है। तो ये आपका पेपर हो गया, उसके अलावा टाइपराइटर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस जो टाइपराइटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपकी टाइप बार हो गए और आपकी जो टाइप बॉल फेस जो रहता है, टाइप बॉल मशीन जो होती है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसका जो इंक इसमें यूज़ करी जाती है, ये सब कुछ जो इसके पार्ट्स होते हैं तो ये भी आपको एज एन एविडेंस देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो टाइपराइटर होगा उससे सिर्फ आपको एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की ही आइडेंटिटी करनी होगी। यहाँ पर जो टाइपराइटर रहता है इसका यूज़ एक तरह से वेपन के पर्पस से भी किया जा सकता है। जो टाइपराइटर के पार्ट्स होते हैं इनका भी यूज़ एक तरह से वेपन जैसे किया जा सकता है। अगर किसी को किल करना है, किसी दूसरे इंडिविजुअल को, तो उस कंडीशन में अगर उसके सामने कोई भी टाइपराइटर अवेलेबल है तो वो टाइपराइटर से ही उसको हिट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर टाइपराइटर है तो उससे सिर्फ और सिर्फ आप एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को ही एग्जामिन करेंगे। अगर क्राइम सीन पर आपको कोई टाइपराइटर मिलता है तो हो सकता है उस पर कोई दूसरा फॉरेन एविडेंस अवेलेबल हो, जस्ट लाइक आपका ब्लड हो गया, हेयर्स हो गए, सॉइल हो गई। तो ये सारे कुछ आपके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें रिबन यूज़ करा जाता है तो रिबन में एक इंक यूज़ करी जाती है, तो कई बार वो इंक भी आपको देखने को मिल सकती है क्राइम सीन पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का भी आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन करना होता है। यहाँ पर इस तरह से आपके काफ़ी सारे एविडेंसेस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अलग अलग पार्ट्स भी आपको क्राइम सीन पर देखने को मिल सकते हैं। तो इससे आपको ये भी पता चल सकता है कई बार अगर बहुत सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं एक टाइपराइटर के या एक से ज़्यादा टाइपराइटर्स के, बहुत सारे टाइपराइटर्स अवेलेबल हैं, उनके पार्ट्स अवेलेबल हैं, तो उससे आप एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो भी अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका टाइपराइटर से रिलेटेड कोई काम ज़रूर होगा। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारे एविडेंसेस होते हैं। और अगर हम बात करें इसका फोरेंसिक साइंस से क्या एस्पेक्ट है तो कुछ क्वेश्चंस तो आपके यहीं से मिल गए। उसके अलावा अगर हम सिर्फ डॉक्यूमेंट के रिलेशन में बात करें तो जैसे कि आपको टाइपराइटर मिलता है, सबसे पहले तो अगर क्राइम सीन पर आपको कोई टाइपराइटर मिल रहा है, कोई क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मिल रहा है, तो उस कंडीशन में पहले तो आपको काम करना होता है कि उस पर कोई फॉरेन एविडेंस अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई फॉरेन एविडेंस अवेलेबल होता है, फॉरेन एविडेंस का मतलब होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लड है, हेयर है, सॉइल है, पेंट है, इंक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको सबसे पहले अलग कर लेना चाहिए। इसको सेपरेटली इनका एग्जामिनेशन भी प्रॉपरली करना होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई आपके सामने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मिल रहा है जो कि टाइपराइटर से लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में वो जो भी डॉक्यूमेंट है और वो अगर डॉक्यूमेंट आपको टाइपराइटर के साथ में मिल रहा है तो आपको पहले तो यही आइडेंटिफाई करना होता है कि जो टाइपराइटर के साथ में डॉक्यूमेंट आपको मिला है तो क्या वो डॉक्यूमेंट उसी पर्टिकुलर टाइपराइटर से लिखा है या नहीं लिखा है। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो मिसगाइड करने की वजह से ये सारे काम कर देते हैं। उसको लिखा किसी और टाइपराइटर से होगा लेकिन उसको साथ में किसी और टाइपराइटर के साथ में रख देंगे। तो ये सारी चीज़ों का आपको एग्जामिनेशन करना होता है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि वही पर्टिकुलर आपका टाइपराइटर यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि अगर क्राइम सीन पर आपको कोई टाइपराइटर किसी डॉक्यूमेंट के साथ में मिल रहा है तो आपको आंख बंद करके मान लेना होता है कि वही टाइपराइटर से लिखा गया होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा आपको कभी करना भी नहीं चाहिए। आपको उसको एग्जामिन करने के लिए एक फ्रेश पेपर पे उसी टाइपराइटर का यूज़ करते हुए वही सेम आपको कंटेंट को लिखना होता है एंड देन आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही सेम टाइपराइटर से आपका वो सब कुछ लिखा हुआ है या नहीं है। लेकिन टाइपराइटर को यूज़ करने से पहले ये नहीं कि आपने बस उसको ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टाइपराइटर पर आपको फिंगरप्रिंट्स भी बहुत इजीली मिल सकते हैं। तो इसीलिए टाइपराइटर पे जितनी भी कीज़ होती हैं या फिर जो भी आपका टाइपराइटर रहता है
तो उस पर सबसे पहले तो आपको अगर कोई फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल हैं तो उनको आपको डेवलप करके उनको कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट्स रहते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल को पकड़ने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल गई। तो यहाँ पर बेसिकली हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइपराइटर की वही सेम मशीन है या डिफरेंट आपने टाइपराइटर को यूज़ करा है। कई बार क्या रहता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ, कई बार जो क्रिमिनल्स होते हैं वो चेंज कर देते हैं, कुछ ऑल्टर कर दिया, कुछ लिखा है तो उसमें कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर दिया, कुछ चीज़ों को इरेज कर दिया, उसको ऑब्लिटरेट कर दिया, उसमें किसी भी तरह का कोई भी उसमें चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि ये सारी चीज़ें उसमें उस डॉक्यूमेंट में करी गई हैं या नहीं करी गई हैं। जो भी टाइप डॉक्यूमेंट है उसमें ऑल्टरेशन, इरेजर, ऑब्लिटरेशन, ऑल्टरेशन वगैरह किया है या नहीं किया है। जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ऐसा कुछ है या नहीं है। और अगर वैसा कुछ होता है, मान लीजिए कोई एडिशन है, इरेजर कुछ किया है, ऑब्लिटरेट किया है, कुछ छुपाया हुआ है, तो वो फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो पर्टिकुलरली क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। तो उससे काफ़ी हद तक आपका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है उससे काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जब आप ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट है, वेदर द शीट ऑफ द डॉक्यूमेंट आर रिटन कॉन्टिन्यूसली इन वन सिटिंग और डिफरेंट डेट्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जैसे जो टाइप राइटर रहते हैं, मान लीजिए कि आपने आज कुछ लिखना स्टार्ट किया, हो सकता है कि आप उसको 1-2 घंटे में या आज ही के डेट में पूरा कर लें, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे थे बट कुछ और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए लगा तो आप उसको छोड़कर चले गए, फिर बाद में आपने किसी टाइम पर उसको पूरा किया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी टाइप डॉक्यूमेंट है तो वो एक ही सिटिंग में, मतलब एक ही बार में आपने उसको पूरा लिखा हो सकता है काफ़ी टाइम के बाद में आपने उसको कंप्लीट किया हो, उसे आधा ही छोड़ा रखा हो। तो यहाँ पर आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होता है जो आपकी टाइप्ड डॉक्यूमेंट आपको मिला है वो एक ही सिटिंग में लिखा गया है या फिर अलग अलग डेट पे लिखा गया है, अलग अलग दिन उसको लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जिसका आपको आइडेंटिफिकेशन करना होता है। इसके लिए यहाँ पर आप एक तो ये चीज़ देख सकते हैं कि जो आपका टाइपराइटर है, तो टाइपराइटर की जो इंक रहती है तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिले। वैसे इतना कुछ बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ हो सकता है आपको देखने को मिले। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं, जब आपने किसी चीज़ को लिखना स्टार्ट किया था उस टाइम पर आपकी मेंटालिटी, आपके माइंड में थॉट्स वगैरह कुछ और चल रहे थे, तो जो उस समय आपके माइंड में चल रहा था वो आपने उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। अब वही चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है कुछ दिनों के बाद में, 1-2 दिन, हफ्ते दिन, कितने भी दिनों के बाद में आपको उसको कंटिन्यू करना है। तो उस टाइम पर ज़रूरी नहीं है कि जो आप 1 हफ्ता पहले या 2 दिन पहले जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही थी वही एज इट इज़ आपके 1 हफ्ते बाद भी चलें। तो उस टाइम पर आपके माइंड में क्या रहता है कि जो आपके थॉट्स रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं आपके थॉट्स में वो आपकी टाइप रिटन डॉक्यूमेंट या भी जो आपकी राइटिंग होती है उसमें नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर जो सेंटेंसेस को फ्रेम करने का, सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको लिखने का पूरा जो आपका एक तरह से स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंसेस का, एक तरह से पैराग्राफ का, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ को आइडेंटिफाई आप इस तरह से कर सकते हैं कि वो एक ही सेटिंग में लिखा गया है या फिर अलग अलग टाइम पर उसको लिखा गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई एडिशन, ऑल्टरेशन, इंटरलिनिएशन वगैरह करी गई हैं आपके जो टाइप रिटन डॉक्यूमेंट है, तो क्या वो आपके जो भी चेंजेस करे गए हैं वो सेम टाइम पर करे गए हैं या डिफरेंट डेट पर करे गए हैं। अगर सेम टाइम पर करे गए हैं तो हो सकता है कि वो जेन्यून बंदा ही हो जिसने लिखा है, हो सकता है वही हो, या हो भी सकता है कि वो ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि जो भी चेंजेस करे गए हैं वो उसी टाइम पर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपका वही सारा सेम प्रोसीजर है, आपको पूरा प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है। इसके लिए आप जो माइक्रोस्कोप रहते हैं उन सब का भी यूज़ कर सकते हैं, स्टीरियो माइक्रोस्कोप का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि जो इंटरलिनिएशंस हैं, कोई एडिशन है, ऑल्ट्रेशन है, ऑब्लिटरेशन है, तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ हद तक आपको पता चल सकता है। बाकी एडिशन, ऑल्ट्रेशन, ऑब्लिटरेशन, ये जितने भी टर्म्स यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इसके सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनके एग्जामिनेशन वगैरह भी हमने बात करी थी। तो आपने अगर अभी तक वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं,
क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं पार्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो आपको जो भी डाउट रह रहा होगा इन सारे टर्म्स में वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, वेदर द मैटर वाज टाइप्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑपरेटर और नॉट। कई बार क्या रहता है कि जैसे कि मान लीजिए टाइपराइटर से किसी इंडिविजुअल ने कुछ लिखा, स्टार्ट किया उसने लिखना, इनिशिएट किया, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट पे जो कुछ भी लिखा था उसने पूरा उसी इंडिविजुअल ने नहीं लिखा। उसमें हो सकता है कि 2 लोगों ने लिखा हो मिलकर, 2 से 3 या इससे भी ज़्यादा लोगों ने लिखा हो मिलकर। तो ये चीज़ें भी आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि जो भी आपका कंटेंट टाइप डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो एक ही इंडिविजुअल ने लिखा है या नहीं लिखा है। अब ये कैसे पता चलेगा? जो मैंने अभी आपको थॉट प्रोसेस बताया कि एक टाइम पर आपके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, कुछ टाइम के बाद जब आप लिखेंगे तो आपके माइंड में कुछ और चलेगा। सेम वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो होती है। एक इंडिविजुअल के माइंड में कुछ और चल रहा है और दूसरे इंडिविजुअल के माइंड में कुछ और चल रहा है। एक के सेंटेंसेस को फ्रेम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, उसके वर्ड्स को यूज़ करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और दूसरे इंडिविजुअल के सेंटेंसेस को फ्रेम करने का तरीका, सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर रहता है, उनमें जो वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं वो अलग होता है। तो ये आपका हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग अलग होता है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको सिर्फ टाइप रिटन डॉक्यूमेंट में ही देखने को मिलेगी। ये सिर्फ आपका किसी भी तरह की कोई भी आप कंडीशन में राइटिंग कर रहे हैं, चाहे वो आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, आपने पेन से लिख रहे हैं, कॉपी पेन पर लिख रहे हैं, या फिर आप टाइप डॉक्यूमेंट पर लिख रहे हैं, टाइप राइटर का यूज़ करते हुए किसी भी तरह से आप लिखते हैं, तो वो आपकी ये जो मैंने कंडीशन बताई ये आपकी हर तरह से फॉलो होती है। तो ये चीज़ को आप पूरा अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि जो भी टाइपराइटर से कंटेंट को लिखा गया है वो एक ही ऑपरेटर ने लिखा है या फिर उसके बहुत एक या एक से ज़्यादा ऑपरेटर हैं। एक तो ये चीज़ हो गई कि टाइप जो डॉक्यूमेंट है वो एक ही इंडिविजुअल ने लिखा है या नहीं लिखा है। उसके अलावा जो टाइप राइटर है उसका ऑपरेटर एक ही है या एक से ज़्यादा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये आपको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो टाइपराइटर है जिसको यूज़ किया गया है उस क्राइम से इन्वॉल्व है, उस टाइपराइटर इन्वॉल्व है उस क्राइम में, तो वो जो पर्टिकुलर टाइपराइटर है उस टाइपराइटर का जो ऑपरेटर है वो एक ही इंडिविजुअल है या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने जब आप इसके एग्जामिनेशन के बारे में बात करी थी, टाइपराइटर का एग्जामिनेशन किस तरह से होता है, टाइप डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन किस तरह से होता है, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था पूरा डिटेल में, तो उसको आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टाइप राइटर जो है वो एक ही ऑपरेटर उसको यूज़ करता है या अलग अलग, क्योंकि अगर एक ही ऑपरेटर उसको यूज़ करेगा तो उसमें उसको रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हुए उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ बन जाती हैं जो उस पर्टिकुलर टाइप राइटर की अपनी इंडिविजुअल होती हैं। और यहाँ पर जो कीज़ रहती हैं तो उनमें भी अलग अलग शेप में डिप्रेशन बन जाते हैं, तो वो आपका आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहता है कि वो पर्टिकुलर टाइपराइटर एक ही इंडिविजुअल यूज़ करता है या फिर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी उस पर अगर फिंगरप्रिंट्स वगैरह अवेलेबल हैं तो वो आपके लिए तो बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, सो अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं। सो टू नो द टाइप, मॉडल एंड प्रोड्यूसर ऑफ द टाइपराइटर, तो जो टाइपराइटर है वो कौन से टाइप का है, कौन सी ब्रांड का है, क्या उसका मॉडल नंबर है, ये सारी चीज़ों को भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है। बाकी प्रोड्यूसर मतलब कि जो आपका ऑपरेटर है उसको फिर आप आइडेंटिफाई आराम से कर ही लेंगे धीरे धीरे करके। उसके अलावा कंपैरिजन एंड इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, जो आपके पास टाइप्ड डॉक्यूमेंट आपको मिलता है और आपको आपके पास एक क्वेश्चन टाइपराइटर भी होता है, तो उस कंडीशन में आपको एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाना होता है सेम उसी टाइपराइटर का यूज़ करते हुए, एंड देन आपको क्वेश्चन और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना होता है, जो ऑलरेडी अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करी थी। तो आई होप आपको वो चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट, एज डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बाकी एज डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा जो हमारा अभी एक जो एग्जामिनेशन वाला पार्ट था वहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था जो कि मैंने आपको और टाइप्स ऑफ टाइपराइटर वाले पार्ट में बताया था। बाकी यहाँ पर मैं इंक्लूड कर देती हूँ कि जो कुछ टाइपराइटर्स होते हैं उनकी एज रहती है कि इस ईयर से इस ईयर तक ही आपके यूज़ हुए हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है एज को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि कुछ टाइपराइटर्स जो होते हैं वो आपके एक टाइम के बाद यूज़ होना बंद हो जाते हैं। तो इससे आप काफ़ी हद तक जो आपकी डेट होती है, जो एज होती है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी पूरा डिटेल में हमने टाइप्स ऑफ टाइपराइटर के एंड में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप राइटिंग बाई टाइपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो टाइपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपके थॉट प्रोसेस रहती है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी इन्वॉल्व होंगी। बस यहाँ पर टाइपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि यहाँ पर कुछ लोग जैसे कुछ वर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करते हैं। जैसे कई बार क्या रहता है कि ऑल्सो नोन एज को जनरली लोग ए लिखते हैं। मैं अगर बात करूँ तो मैं अपनी नोन एज को ऐसे लिखती हूँ। ठीक है। तो सभी के अपने अलग अलग अपने शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, या फिर यहाँ पर विद लिखें या विच लिखें, तो उसके भी कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं, विद या विच को समथिंग ऐसे कुछ बनता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो वो सबके अपने अलग अलग शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जो अपने आप से वो लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके हर एक इंडिविजुअल की उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। तो ये चीज़ उसकी राइटिंग में इम्पैक्ट डालती है, उसके इंडिविजुअलाइजेशन के पर्पज़ से वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इसी वजह से जो टाइपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या फिर उनको हम कह सकते हैं कि जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आपको उस टाइप रिटन डॉक्यूमेंट में या फिर किसी भी तरह का दूसरे तरह का डॉक्यूमेंट है, वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके टाइप्ड लेटर्स होते हैं, उसमें कुछ आपकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ आपके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब यहाँ पर जैसे कि जो आपके लेटर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, उनके अगर हम क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, उनकी डिज़ाइन हो गया, डायमेंशन हो गया, स्पेसिंग हो गई, तो ये सारी उसके क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहीं पर अगर हम इनके जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनकी बात करें, तो इसको प्रॉपर रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हुए इसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ या फिर इम्परफेक्शंस आ जाते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर टाइपराइटर के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो जाते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम बात करें कि जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपके इरेगुलरिटीज़ या फिर इम्परफेक्शंस तो हो गए, पर वो कौन कौन से इरेगुलरिटीज़? सो बेसिकली इरेगुलरिटीज़ ऑफ टाइप फेसेस, टाइपराइटर डिफेक्ट्स, misalignment and other types of mechanical defects are found as an individual characteristics। ठीक है। सो जैसे कि आपके टाइप फेसेस हैं, टाइपराइटर डिफेक्ट्स हैं, मिसअलाइनमेंट है, तो ये सारे उस पर्टिकुलर टाइपराइटर के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि हमने एग्जामिनेशन ऑफ टाइपराइटर की जब बात करी थी वहाँ पर हमने डिस्कस किया था, इसको पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया था, पूरा ड्रॉ करते हुए। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली जो पार्ट है फोरेंसिक सिग्निफिकेंस ऑफ टाइपराइटर का, ये ओवरऑल टाइपराइटर का समअप है, पूरा आपका समरी है कि बेसिकली एक टाइपराइटर को हमने पढ़ तो लिया, बट उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप डिराइव कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में इन्वॉल्व कर ली हैं। ठीक है। बाकी पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए टाइपराइटर के प्रीवियस पार्ट्स हैं, आई थिंक 6 पार्ट्स हुए हैं, तो वो सारे पार्ट्स को आप देख लीजिएगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पर जितना भी फोरेंसिक साइंस के एस्पेक्ट से टाइपराइटर का यूज़ था, मैंने आई होप पूरा सब कुछ क्लियर कर लिया है, सब कुछ आपसे इंक्लूड भी कर लिया है, एंड आई होप आपको चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। बट कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पर ही अवेलेबल हो जाएंगी। और जो हमारा ब्लॉगर वेबसाइट है वहाँ पर बहुत सारी एमसीक्यूज़, मोर देन 200 एमसीक्यूज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अगर अभी तक आपने विजिट नहीं करा है हमारी वेबसाइट को तो ज़रूर से जाइएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस वहाँ पर अवेलेबल हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नेट के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।